हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमिला। इतिहास एक परिचय में आपका स्वागत है। इतिहास क्या है? इतिहास यानी हमारे बीते हुए कल का यानी आज हम याद करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। तो जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले की जो बीत गया है बात, तो हम लोगों को नाना नानी या दादा दादी से पता चल जाता है कि उस समय क्या हुआ था या किस स्थान पर क्या घटना घटी थी। तो ये हमारे पूर्वजों से पता चल जाता है। लेकिन हजारों साल पहले की बात को जानने के लिए हमें इतिहास की आवश्यकता होती है। इतिहास शब्द लैटिन भाषा की हिस्टोरियो तथा ग्रीक भाषा के हिस्टारिको शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है कि मनुष्य उस समय कौन सा कार्य किए थे या कैसे उनकी रहन सहन थी, उनकी खान पान की क्या व्यवस्था थी, आदि विषयों की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होता है। इतिहास के जनक कौन थे? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, और हेरोडोटस ने ही इतिहास शब्द की उत्पत्ति की थी। आइए बच्चों, इतिहास के महत्व के बारे में जानें। इतिहास एक परिचय यानी इतिहास शब्द के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। इतिहास शब्द लैटिन भाषा के इतिहास शब्द मोटा पेन लगे, रुक जाइए, मिटा दे इसको। इतिहास शब्द लैटिन भाषा हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा हिस्टारिको से उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों, इतिहास शब्द हमारी लैटिन भाषा हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा हिस्टारिको से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय प्राचीन घटनाओं के वास्तविक विवरण से है। वास्तविक विवरण का मतलब यह है कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राचीनतम से लेकर वर्तमान तक मानव का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और घटित घटनाओं से है, और उनके स्थानों से है कि वो किस स्थान पर निवास करते थे। आदि का अध्ययन
हम इतिहास से करते हैं, इतिहास के माध्यम से करते हैं। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस थे। इन्होंने ही इतिहास शब्द की खोज की थी। इन्होंने ही इतिहास शब्द की खोज की थी। इतिहास का महत्व। इतिहास में मानव की सभ्यता एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का ज्ञान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास में मनुष्य की सभ्यता यानी कि वह उसकी सभ्यता कैसी थी, यानी वह किस सभ्यता में रहता था और उसकी संस्कृति, कल्चर, उसकी संस्कृति क्या थी, वह कैसे उसका रहन सहन था, खान पान था आदि, या क्रमिक विकास यानी वह कैसे अपना विकास किया। पहले के लोग, जैसे कि पहले के लोग भ्रमण करते थे, यानी अपने आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं था, अपने जंगलों में ही निवास करते थे, इधर उधर शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो वो अपना विकास कैसे किए, तो आदि का ज्ञान हमें इतिहास देता है। इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है। इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है कि इतिहास, अतीत मतलब क्या होता है कि हमारा बीता हुआ कल, यानी कि इतिहास हमें बीता हुआ कल के बारे में जानकारी देता है कि उस समय के लोग, यानी हमसे पहले के लोग कैसे रहते थे। हमारे जैसे स्थानों पर क्या चीज था, हमारे न जानकारी के बिना, जैसे हम लोग नहीं जानते हैं तो उस समय क्या क्या चीजें थी। तो आदि विषय की जानकारी हमें, अतीत की जानकारी हमें इतिहास देता है, जिसकी सहायता से, यानी इतिहास की सहायता से हम अपने पूर्वजों, यानी पूर्वजों हमारे जो चले गए, यानी बीत गए पूर्वजों, चले जैसे खत्म हो चुके हैं, यानी उनका पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उन लोगों का आवागमन का साधन क्या था, आदि विषयों के बारे में हमें इतिहास जानकारी देता है। उनके संघर्षों, तो संघर्ष मतलब क्या हुआ कि पहले के लोगों का, यानी प्राचीन काल के लोगों का जीवन संघर्षमय था, क्योंकि उनको भोजन इकट्ठा करने के लिए पूरा दिन यहां से वहां शिकार करने के लिए घूमते रहते थे, और वो उनका जीवन शिकार पर ही निर्भर था, क्योंकि उस समय कृषि का ज्ञान नहीं था, तो उनका जीवन संघर्षमय था। तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, यानी प्राप्त करते हैं। इतिहास से ही हम लोग अपने पूर्वजों के संघर्षों और उनके उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उपलब्धियां मतलब कि हमारे पूर्वज क्या क्या उपलब्धियां हासिल किए। जैसे पहले के लोग जाने आने के लिए कोई भी साधन नहीं था, या फिर कोई सामान ढोने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था, तो पहले पहिया का आविष्कार किए, जिससे कोई भी भारी से भारी वस्तु हो उसे आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जा सके। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को आग का आविष्कार, आग की जानकारी हुई। तो इन सब की उपलब्धियों के बारे में हमें इतिहास से पता चलता है कि इतिहास ही एक ऐसा मात्र साधन है कि इन सब की जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट, इतिहास हमें महान राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अतीत के अन्य महापुरुषों से लेकर सामान्य लोगों तक के विषय में ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। तो इतिहास में महान राजाओं, यानी कि इतिहास ही एक ऐसा मात्र साधन है कि हमारे पहले के जो हमारे देश में राजा लोग थे, तो उनका रहन सहन, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति कैसी थी, और उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वो लोग कैसे अपने राज्य का चलाते थे आदि हमें इतिहास से ही पता चलता है। अतीत के अन्य महापुरुषों, यानी अतीत के अन्य महापुरुषों, महान लोग, यानी प्राचीन काल में जो महान लोग थे, आज से 1000-2000 पहले के लोग जो थे, जो महान लोग थे, उनके बारे में तथा सामान्य लोगों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि उस समय महान लोग कौन कौन थे और उनकी जीवन कैसी थी, और उसी प्रकार
सामान्य लोग, जो सामान्य लोग थे, उनका जीवन स्तर कैसा था आदि का हमें ज्ञान इतिहास दिलाता है। कौन दिलाता है? इतिहास दिलाता है। इतिहास नेक्स्ट है, इतिहास हमें एक ऐसे विश्व निर्माण करने को प्रेरित करता है जो अतीत की सभी बुराइयों से मुक्त करता है। अतीत इतिहास, इतिहास हमें ऐसे विश्व निर्माण, यानी कि जो पहले घटना घट चुकी है, जो पहले हमारे समाज में घटना घट चुकी है, उसे एक इतिहास ही मात्र ऐसा साधन है जो दोबारा न घटित, उस समाज में घटित घटना न हो। इतिहास ही हमें एकमात्र ऐसा साधन है कि वो हमें प्रेरित करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए हमें इतिहास ही एकमात्र साधन है जो हमें एक अच्छा विश्व, यानी कि एक ऐसा विश्व, यानी कि दुनिया बनाने का प्रेरणा देता है कि हमें सभी बुराइयों से दूर रहे, यानी कि हमारा अतीत से विश्व हमारा सभी बुराइयों से दूर रहे, यानी कि जो घटना पीछे यानी प्राचीन काल में घटित हुई थी वो वर्तमान में यानी हमारे भविष्य में न घटित हो। तो ये हमें आदि विश्वों का जानकारी कौन देता है? इतिहास देता है। इतिहास हमें एक ऐसे विश्व निर्माण करने को प्रेरणा देता है कि हमारा विश्व जो पहले जो हमारे जैसे घटित घटना हुई थी हमारे प्राचीन काल में, वो अब न हो। ये इतिहास ही एकमात्र साधन है जो हमें प्रेरित करता है। नेक्स्ट है, मानव इतिहास के दीर्घ समय काल अवधि है। काल अवधि मतलब समय, काल अवधि यानी समय। समय हम लोग इतिहास का समय कैसे नापते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि मानव इतिहास के दीर्घ समय को, अवधि को नापने के लिए, यानी कि मानव इतिहास के दीर्घ समय को अवधि को नापने के लिए इतिहासकारों ने ईसा मसीह के जन्म, यहां गलत दे दिया है, जन्म में आधा ना होता है, जन्म को केंद्र बिंदु मापने का विचार प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, इतिहास दीर्घ समय, यानी कि हम लोगों के पास, हमारे इतिहास के पास पहले के लोग शिक्षित नहीं थे, यानी कि कुछ लिखित सामग्री नहीं प्राप्त थी। तो उन लोगों की जानकारी कैसे हम लोगों को प्राप्त हो? तो एक ऐसा केंद्र बिंदु माना गया कि ईसा मसीह के जन्म को ही केंद्र बिंदु माने, कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, ईसा पूर्व किसे कहते हैं? इसे यही ईसा पूर्व किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा पश्चात किसे कहते हैं? ईसा पश्चात किसे कहते हैं बच्चों? ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम कहते हैं ईसा पश्चात कहते हैं। तो ये हमें काल अवधि, यानी कि इतिहास के काल अवधि को बांटा गया है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि लगाया जाता है ईसा पूर्व, और जन्म के बाद को ईसा पश्चात कहा जाता है। तो ये हमारा काल अवधि हो गया।
अतीत के भाग, अतीत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं बच्चों, ये हम जान जाएं पहले। पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह समय जिसका कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त है, वह समय जिसका कोई लिखित सामग्री, सामग्री का मतलब वस्तुएं होती है, सामग्री, सामग्री प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसे क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। यानी खुदाई जब होता है, जैसे पुरातत्व की खुदाई जैसे होता है, जैसे पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं खुदाई करवाते हैं, खुदाई करने में जो विषय वस्तु निकलती है तो उस पर कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह समय जिसका लिखित सामग्री तो प्राप्त है, लिखित सामग्री तो प्राप्त है, सामग्री प्राप्त है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे पढ़ा नहीं जा सका, नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि खुदाई के बाद कोई वस्तु मिला और उस पर लिखित सामग्री थी, यानी कि कोई कुछ लिखा हुआ था। प्राचीन काल में जो भी कोई राजा महाराजा जो भी कोई हो, लिखित तो वस्तु छोड़ गए थे, पर उसका अभी तक कोई, हम लोग हमारे जो इतिहासकार हैं वो आज तक कभी पढ़ नहीं सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल है वह समय जिसका लिखित सामग्री प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता, पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया अतीत के भाग। अतीत के 3 भाग थे, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। बच्चों प्राचीन काल में मानव लिखना शुरू किया तब उसे कागज का जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल में जब मानव जो है लिखना प्रारंभ किया तो उसे कागज की जानकारी नहीं थी। वह ताम्रपत्रों पर, तारपत्रों पर, भोजपत्रों पर
शिलालेखों पर, स्तंभों पर, मिट्टी के टिक्कियों पर, मिट्टी के टिक्कियों पर खुदाई करके लिखता था, यानी खोद खोद के, यानी गोद गोद के, किसी चीज से, नुकीले चीज से गोद गोद के उस पर लिखना प्रारंभ किया। तो बच्चों, ये ताम्र पत्र क्या है, भोज पत्र क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे ताड़ पत्र, ताड़ पत्र, ताड़ पत्र, ताड़ पत्र क्या है, भोज पत्र क्या है, भोज पत्र क्या है, और उसके बाद है हमारा ताम्र पत्र क्या है, ताम्र पत्र क्या है, शिलालेख क्या है, शिलालेख नहीं, शिलालेख में, शिलालेख क्या है, शिलालेख क्या है, और स्तंभ क्या है। ये हमारा हो गया, यानी इन्हीं चीजों पर हमारा प्राचीन काल के मनुष्य लिखकर और अपना लिखा हुआ सामग्री छोड़ दिए हैं, जिसे हमें आज पढ़कर उसे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे थे, कैसे उनकी सामाजिक स्थिति थी, कैसी उनकी धार्मिक स्थिति थी, आदि सभी जानकारी हम लोगों को इन्हीं सबसे। ताड़ पत्र किसे कहते हैं, तो ये ताड़ के चौड़े पत्ते होते हैं, ताड़ के चौड़े पत्ते, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं, ताड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, ताड़ के पत्तों पर। भोजपत्र क्या आता है, भूर्ज नामक, भूर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखा जाता था, छाल पर, भूर्ज नामक यानी भूर्ज के पेड़ों के छालों पर लिखा जाता था, पेड़ों के छालों पर लिखा जाता था, छालों पर लिखा जाता था। ताम्रपत्र तांबे के, तांबे के पतले पतले पत्ते होते थे, पत्ते, तांबे के पतले पत्ते होते थे, तांबे के पत्ते होते थे, यानी तांबे के बने हुए पत्ते होते थे, उस पर लिखा जाता था। और शिलालेख, शिलालेख क्या होता था, पत्थरों पर लिखा जाने वाला, शिलालेख यानी शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थरों पर लिखा जाता था, लिखा जाता था, शिलालेख। स्तंभ किसे कहते हैं, स्तंभ यानी पत्थरों के ही खंभे होते थे, स्तंभ किसे कहते हैं, पत्थरों के खंभों को, पत्थरों के बने खंभों, लिखा जाता था। तो बच्चों, ये हुआ ताड़पत्र, भोजपत्र और ताम्रपत्र, शिलालेख, स्तंभ, इन्हीं पर हमारे पहले के प्राचीन लोग लिखते थे और उन्हीं सबको हम लोग पढ़ते हैं। अभी भी कहीं कहीं स्तंभ देखने को मिलता है, शिलालेख भी देखने को मिल जाते हैं जो लिखा हुआ है, और हमारे इतिहासकार उसे आसानी से पढ़कर हम लोगों को बता दिए कि तांबे, चतुर्बिंदी होता है तांबे में, गलती हो गया है, इसे लिखा जाता है।
तो पहले बच्चों कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि कागज का आविष्कार 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए हमारे प्राचीन लोग इन्हीं सब का प्रयोग करके लिखते थे। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा रहा? पहला वीडियो था इतिहास का। कल फिर इसके आगे वाला भाग लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।